हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स। ये मूवी साल 2017 में चाइना में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसे 6.2 की रेटिंग मिली हुई है, वहीं 84% लाइक बाय गूगल यूजर्स। और ये एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी की खासियत ये है कि ये मूवी जापानीज ऑथर कागियो हशियोनो की अवार्ड विनिंग मिस्ट्री नॉवल पर बेस्ड है। स्टार्टिंग में आपको ये मूवी दृश्यम की कॉपी लगेगी, बट आफ्टर इंटरवल ये मूवी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है और एंडिंग भी इसकी अलग है। और ये मूवी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। साथ ही में आपको इस मूवी में दो मैथमेटिक जीनियस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम ली नाम के एक बंदे को अपने अपार्टमेंट में देख पाती हैं। ली प्रोफेशन से एक जूनियर स्कूल मैथ टीचर है और वो एक बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान है। यहाँ ली सुबह सुबह उठकर अपने स्कूल के लिए रेडी होकर अपने घर से निकल जाता है। वहीं ली के बगल के अपार्टमेंट में एक फैमिली रहती है जिसमें माँ का नाम सुजैन और बेटी का नाम एमी है। सुजैन एक सिंगल मदर है जिसकी एक छोटी सी फूड शॉप है और वो उसी से अपना गुजारा करती है। वहीं एमी एक टीनेज स्टूडेंट है और स्कूल में पढ़ती है। यहाँ एमी अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और सुजैन भी अपने शॉप की तरफ निकल जाती है। मैं आपको बता दूं कि ली और सुजैन के अपार्टमेंट एक दूसरे के बगल में ही है, इसलिए ली इनके घर से जोर से आने वाली आवाजों को भी सुन सकता है। ली रास्ते में एक ब्रिज क्रॉस करता है। यहाँ ब्रिज में हम दो होमलेस लोगों को देख पाते हैं। इन दोनों को आप याद रखिए। आगे ली सुजैन की शॉप में जाता है और नॉर्मली जो वो लंच के टाइम में खाता है उसे ऑर्डर करता है और पैसे देकर चला जाता है। ली सुजैन का पड़ोसी है पर फिर भी वो उससे बात नहीं करता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ली कितना इंट्रोवर्ट इंसान है। ली अपने स्कूल जाता है और अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाता है। हम देख पाते हैं कि क्लास में कोई भी बच्चा ली की बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि ली किसी को भी डांटता नहीं है। दूसरी तरफ एमी अपने म्यूजिक क्लास में होती है और ओबियो इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। वहीं हम सुजैन को अपने शॉप के बाहर देख पाते हैं जो कुछ ऑर्डर ले रही होती है और उसे एक अनजान आदमी चुपके से देख रहा होता है। इसके बाद हम रात का सीन देख पाती हैं। ली हमेशा की तरह अपने अपार्टमेंट में कुछ मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ बगल वाली अपार्टमेंट में सुजैन कपड़े प्रेस कर रही होती है। पर तभी हम उस अनजान आदमी को देख पाती हैं जो सुजैन को सुबह छिपकर देख रहा था। वो अनजान आदमी सुजैन के डोर का बेल रिंग करता है। सुजैन पूछती है कौन है, पर वो अनजान आदमी कोई जवाब नहीं देता और फिर वो लगातार बेल बजाने लगता है और हम देख पाते हैं कि सुजैन गेट के पास जाती है। दूसरी तरफ ये सारी आवाजें अपने अपार्टमेंट से ली सुन पा रहा होता है, पर वो इसे इग्नोर करता है और अपने काम पर लग जाता है। जिसके बाद ये सीन इधर ही कट हो जाता है और अब हम नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर किम का एक लेक्चर देख पाती हैं। इधर किम बताता है कि आजकल क्रिमिनल्स बहुत ही ज्यादा चालाक होते जा रहे हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हाल ही में हुआ एक मर्डर जिसे एक्सीडेंट जैसा दिखाया गया था और मर्डर एक फिजिकल साइंस डॉक्टर ने किया था। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर ने विक्टिम को बिना छुए मार डाला। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये सब कैसे हुआ होगा? किम के इतना कहते ही किम के असिस्टेंट एक डिवाइस और कार जैसे मजबूत शीशा लाते हैं और दोनों चीजों को आमने सामने रख देते हैं। उस डिवाइस के ऑन करते ही वो शीशा टूट जाता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। किम कहता है कि जिस डिवाइस को आप सभी ने देखा उसे डायरेक्शनल ऑक्यूटिस्टिक जनरेटर कहा जाता है। ये डिवाइस एक ऐसा हाई फोर्स जनरेट करता है कि सामने रखा मजबूत से मजबूत कांच भी टूट सकता है और इससे ब्रेन पर भी असर पड़ता है। उस डॉक्टर ने भी ठीक इसी डिवाइस का यूज किया था। जब विक्टिम गाड़ी में था तब वो डॉक्टर विक्टिम के गाड़ी के सामने आ गया होगा और इस डिवाइस को ऑन कर दिया होगा जिससे विक्टिम की गाड़ी का कांच टूट गया और उसके दिमाग पर असर पड़ा जिस कारण विक्टिम का एक्सीडेंट हो गया। और ऐसे ही उस डॉक्टर ने एक मर्डर को एक्सीडेंट के रूप में पेश किया पर हमने तब भी उसे पकड़ लिया। आगे किम बताता है कि अगर हमें ऐसे हाई आईक्यू वाले मुजरिम को पकड़ना है तो हमें उसी की तरह पर उससे एक कदम आगे सोचना होगा क्योंकि जो इंसान आगे का सोच पाता है वही इंसान आगे जीत पाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि किम का लेक्चर खत्म होते ही उससे मिलने इंस्पेक्टर हैरी आता है क्योंकि किम प्रोफेसर होने के साथ साथ पुलिस कंसल्टेंट भी है।
यहाँ किम और हैरी एक केस के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन तभी हैरी को कॉल आ जाता है और उसे एक नए क्राइम सीन में आने के लिए बुलाया जाता है। तो हैरी अपना राइस केक किम को देकर चला जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि हैरी एक क्राइम सीन पर होता है। यहाँ किसी ने एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारकर लेक के पास छोड़ दिया था। यहाँ जब हैरी की टीम इन्वेस्टिगेशन करती है तब उन्हें एक आदमी बताता है कि वो पिछले 20 सालों से यहीं रह रहा है और आज सुबह जब वो यहाँ आया तब उसने ही ये बॉडी देखकर पुलिस वालों को कॉल किया था। उस आदमी के इतना बताते ही वहाँ पर हैरी का सीनियर इंस्पेक्टर मार्क आ जाता है। मार्क इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है इस बारे में पूछता है। हैरी बताता है कि बॉडी एक आदमी की है और बहुत ही बुरी तरह से उस आदमी को मारा गया है। हमें विक्टिम के कपड़े और उसके जूते भी मिले हैं, जिसे मर्डरर ने जलाने की कोशिश भी की है, यानी कि किलर सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद ये लोग बॉडी के पास जाते हैं और देख पाते हैं कि बॉडी का फेस बहुत ही बुरी तरह से किलर ने बर्बाद कर दिया था। वहाँ पर जांच कर रहे डॉक्टर बताते हैं कि इसका फेस जरूर हथौड़े से मार मार कर बर्बाद किया गया है। यहाँ तक कि किलर ने विक्टिम के फिंगर्स को भी जला दिया है और विक्टिम को किसी मोटी तरह की रस्सी या वायर से गला घोंटकर मारा गया है। मार्क हैरी से पूछता है कि आसपास कोई रस्सी मिली है, तो हैरी बताता है नहीं। मार्क हैरी को आसपास की सारी जगहों पर जांच पड़ताल करने को कहता है। हैरी कहता है कि ये कोई आम मर्डर नहीं है और अगर हमने जल्दी ही किलर को नहीं ढूंढा तो मीडिया इस केस की तरफ बहुत जल्द आकर्षित हो जाएगी। जिसे सुन मार्क कहता है कि इस केस को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके बाद हम देख पाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम को वहीं ब्रिज के पास एक रेंट में ली गई पंचर साइकिल मिलती है और जिसने भी इस साइकिल को रेंट पर लिया था उसका नाम जैक था। जैक ने उस साइकिल को 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे रेंट पर लिया था और भी ज्यादा छानबीन करने से पता चलता है कि जैक एक मोटल में ठहरा हुआ था। मोटल में रिसेप्शनिस्ट बताता है कि जैक ने बिना चेकआउट किए मोटल को छोड़कर चला गया था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम जैक जिस रूम में ठहरा था उस रूम की जांच करते हैं। वहां उन्हें जो डीएनए और फिंगरप्रिंट्स के निशान मिलते हैं वो पूरी तरह से विक्टिम से मैच हो गए थे और आईडी कार्ड से पता चल गया था कि उसका नाम जैक है। अब ये सारे सबूत को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन टीम ये पता लगा लेती है कि विक्टिम का पूरा नाम जैक चैन है और वो 42 साल का अधेड़ उम्र का आदमी है। जैक की डेथ 12 अप्रैल को शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच हुई थी और जैक के मरने का कारण था किसी मोटी रस्सी से गला दबाकर मारना। और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जैक एक जुआरी भी था और वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा था जिसकी कोई फैमिली भी नहीं थी। यहाँ तक कि जैक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था, पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलता है कि जैक का लिंक 3 लोगों के साथ था, जिसमें से 2 लोग से जैक ने कर्जा ले रखा था और तीसरी थी जैक की एक्स वाइफ सुजैन। सुजैन अपनी बेटी एमी के साथ ऐसे अपार्टमेंट में रहती है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। जैक का एमी के साथ कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है। तो ये सब पता लगाने के बाद हैरी अपने जूनियर इंस्पेक्टर वांग के साथ सुजैन के घर जाता है इन्वेस्टिगेशन करने। हैरी सुजैन को बताता है कि जैक यानी उसके एक्स हस्बैंड का किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मर्डर कर दिया है। जिसके बाद हैरी पूछता है कि आप अपने एक्स हस्बैंड से आखिरी बार कब मिली थी। सुजैन बताती है कि वो जैक से आखिरी बार पिछले साल मिली थी और वो दोनों पूरे 1 साल से नहीं मिले हैं। हैरी पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जैक से आपने डिवोर्स क्यों लिया था। सुजैन बताती है क्योंकि जैक को जुए की बहुत बुरी लत थी और मैं डरती थी कि कहीं इस चीज का असर हमारी बेटी एमी पर ना पड़े। तभी वहाँ पर एमी आ जाती है और पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हैरी पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि 12 अप्रैल को आप कहाँ थी। सुजैन बताती है कि वो रोज की तरह अपने शॉप में थी और वहाँ से 7 बजे वापस आ गई थी। जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ मूवी देखने गई थी। तभी वहाँ खड़ा वांग कहता है कि आपके पास कोई सबूत है। तो सुजैन बोलती है कि उसे याद नहीं, लेकिन उसने इधर ही कहीं टिकट रखी थी। सुजैन थोड़ा ढूंढने की कोशिश करती है और इसी बीच हैरी पूछता है कि आप मूवी देखने के बाद कहाँ गई थी। सुजैन बताती है कि वो मूवी देखने के बाद नूडल खाने गई थी, जिसके बाद वो कपड़े की दुकान में गई थी और लगभग वो और उसकी बेटी 11 बजे रात तक वापस घर आ गए थे।
हैरी सुजैन से नूडल शॉप के और कपड़े की दुकान के बारे में पूछता है। सुजैन कहती है कि वो दोनों दुकान सिनेमा हॉल के पास है और उसे उन दोनों शॉप्स के नाम याद नहीं। इतना कहते ही फाइनली सुजैन को वो टिकट मिल जाती है। सुजैन वो टिकट हैरी और वांग को दिखाती है और इसे देखकर वांग और हैरी सुजैन के अपार्टमेंट से निकल जाती हैं। जाते समय हैरी के बगल से ली गुजरता है, जिसे देखकर हैरी ली के पास जाता है और कहता है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं और हमें कुछ सवाल करने हैं। हैरी ली को जैक की फोटो दिखाते हुए कहता है, क्या आपने कभी इस आदमी को यहाँ आसपास कहीं देखा है? तो ली कहता है नहीं। तभी वांग पूछता है कि आप 12 अप्रैल की रात को कहाँ थे? तो जैक कहता है कि वो अपने घर ही में था। हैरी पूछता है कि आप अपने पड़ोसी सुजैन से कभी बातचीत करते हैं? तो ली कहता है कि वो उनसे ज्यादा घुला मिला हुआ नहीं है। हैरी पूछता है कि क्या आपने 12 अप्रैल को सुजैन के घर से कोई आवाज सुनी थी? तो ली कहता है नहीं। जिसके बाद हैरी की नजर ली के एक लेटर पर जाती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ली नीचे जाकर किसी को फोन बूथ से कॉल करता है और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। और अब हम अगले दिन हैरी को देख पाते हैं जो कि किम के ऑफिस में होता है और डायरेक्शनल ऑक्यूटेसिक जनरेटर को देख रहा होता है कि तभी किम वहां आ जाता है और कहता है कि वो चीज खतरनाक है, उसके करीब मत जाओ। तो हैरी उस डिवाइस से दूर हट जाता है। इसके बाद किम पूछता है कि आज वो इधर क्यों आया है। हैरी कहता है कि वो बस उससे मिलने आया है। जिसके बाद किम पूछता है कि तुम्हारा नया केस कैसा चल रहा है। हैरी किम को केस के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे सीनियर इंस्पेक्टर मार्क का कहना है कि उन्होंने आज तक ऐसा बेरहमी से किया हुआ मर्डर अपने 30 साल के करियर में कभी नहीं देखा। तो किम पूछता है कि तुम्हें किसी पर शक है। हैरी कहता है कि उसके पास 3 सस्पेक्ट हैं, पर उसे विक्टिम की एक्स वाइफ सुजैन पर शक है। इतना सुनते ही किम खड़ा होकर बताता है कि जब तुम मुझसे इस केस को लेकर बात कर रहे थे तब तुम्हारे बिहेवियर से मैंने भाप लिया कि तुम पर इस केस को जल्दी सॉल्व करने का बर्डन है। जिसे सुन हैरी बताता है कि जब मैंने सुजैन से पूछा कि वो 11 बजे से पहले कहाँ थी तो उसने मुझे बताया कि वो मूवी देखने गई थी, जिसके बाद वो शॉपिंग और खाना खाने गई थी। सबूत के तौर पर उसने हमें टिकट भी दिखाई। तो किम कहता है क्या उसने टिकट संभाल कर रखी हुई थी? तो हैरी कहता है हाँ, और इस कारण से ही मुझे सुजैन पर शक हो गया, क्योंकि पहले तो सुजैन ने ऐसा नाटक किया कि उसने टिकट को कहीं फेंक दिया है, पर अचानक से उसे टिकट मिल गई। तो किम कहता है कि अगर वो वाकई मर्डरर है तो वो पकड़ी जाएगी, चाहे वो कितनी भी चालाक हो। किम के इतना कहते ही हैरी की नजर वहां रखे एक लिफाफे पर जाती है। हैरी बताता है कि सेम यही लेटर उसने सुजैन के पड़ोसी के हाथ में देखा था। तो किम अब कहता है कि ये लेटर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक फिजिक्स का है, जो कि एक छोटा सा गठन है। फिर किम पूछता है कि सुजैन के पड़ोसी का क्या नाम है। हैरी कहता है कि उसका नाम ली है और वो सुजैन के बगल वाले अपार्टमेंट में ही रहता है। तो किम उस आदमी का नाम सुन के शॉक हो जाता है और अब हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं और यहाँ पर किम एक टीनेजर होता है और स्कूल में होता है। तभी उसकी क्लास टीचर ली पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि ली ने जियोग्राफी के एग्जाम में मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे थे। इसके बाद लंच के टाइम जब ली अकेला बैठा मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तभी उसके पास किम आता है और अब ये दोनों इधर मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बातें करने लगती हैं। और हम देख पाते हैं कि इन दोनों का इंटरेस्ट मैथ में बहुत होता है और अब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है और अब हम किम को ली के घर के बाहर देख पाते हैं। तभी यहाँ पर ली भी आ जाता है और किम को देखने लगता है। जिसके बाद ली किम को अपने घर ले जाता है और अब यहाँ दोनों डिनर करते हैं। डिनर के टाइम किम कहता है कि हमें मिले पूरे 16 साल हो गए। तो ली कहता है नहीं, हमें मिले 15 साल 9 महीने 14 दिन हुए हैं। तो किम कहता है कि तुम पहले की तरह ही हो और बिल्कुल भी नहीं बदले। किम कहता है कि तुम्हारी बुक्स देखकर लगता है कि तुम अभी जूनियर स्कूल में पढ़ा रहे हो, लेकिन तुम्हें भी पता है कि ये सब तुम्हारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है और तुम अपना टैलेंट बस बर्बाद कर रहे हो। तो ये सुनकर ली पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। किम बताता है कि वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और पुलिस कंसल्टेंट भी है। किम ली से पूछता है क्या तुम अभी भी पहले की तरह बैडमिंटन खेलते हो। तो ली कहता है नहीं, वो अब कभी कभी माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाता है। ली पूछता है कि किम को कैसे पता चला कि वो यहाँ रहता है। किम कहता है कि उसके एक पुलिस फ्रेंड हैरी ने उसे उसके बारे में बताया, जो कि एक मर्डर केस की छानबीन करने यहाँ कल आया था और जिस इंसान का मर्डर हुआ है उसकी एक्स वाइफ तुम्हारे घर के साइड में ही रहती है।
तो ये सुनकर ली अजीब से एक्सप्रेशन देता है और तभी किम अपने बैग से एक बुक निकालता है और ली को देते हुए कहता है कि तुम्हें हमारा चैलेंज तो याद है ना। तभी हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि ली किम को चैलेंज करता है ये प्रूव करने के लिए कि उन दोनों में से सबसे बेहतर कौन है। तो ये सुनकर ली बोर्ड में 9 डॉट्स ड्रॉ करता है और कहता है कि इन सबको जोड़कर दिखाओ, वो भी एक कंटिन्यूअस लाइन में। तो किम इजीली इसे सॉल्व कर देता है और अब किम बोर्ड में कुछ और ड्रॉ करता है, जिसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और अब किम बताता है कि इस बुक में बहुत सारे मैथ प्रॉब्लम्स हैं। तो ली उस बुक को लेकर अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाता है और अब सीन आता है एक कसिनो की तरफ, जहां सुजैन बहुत पहले काम करती थी। यहाँ पर हैरी कसिनो की मालकिन से पूछताछ करने आया था। कसिनो की ओनर बताती है कि सुजैन का एक्स हस्बैंड उसे यहाँ पर भी लड़ने आता था और जब सुजैन ने यहाँ का काम छोड़ दिया तब भी जैक उसके बारे में पता लगाने इधर आया था, पर मैंने उसे सुजैन के बारे में कुछ नहीं बताया। हैरी पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसा कस्टमर था जो सुजैन से मिलने रोज आता था। तो कसिनो की ओनर कहती है कि हाँ, एक आदमी था। इसके बाद ये सीन इधर कट हो जाता है और अब हम देख पाते हैं कि सुबह हो गई है। किम जो कि ली के घर में था वो ली को उठाता है और बताता है कि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ली रात भर में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आगे किम कहता है कि तुम्हारे नेबर्स बहुत जल्दी घर से निकल जाती हैं, क्या तुम उनसे बात करते हो? तो ली कहता है नहीं। इसके बाद ली फ्रेश होता है और अब ये दोनों ली के अपार्टमेंट से बाहर निकलती हैं। रास्ते में ये लोग वही ब्रिज क्रॉस करती हैं जो ली रोज क्रॉस करता है। इधर ली कहता है कि मैं रोज लूप में जी रहा हूँ और सेइंग बोरिंग लाइफ रोज जी जी कर मैं परेशान हो गया हूँ, और ये सब किम सुन रहा होता है। इसके बाद ये दोनों सुजैन की शॉप के सामने रुकते हैं। यहाँ ली कहता है कि ये मेरी पड़ोसी का शॉप है जहाँ मैं रोज अपना लंच लेता हूँ। तो अब किम ये सब सुनने के बाद बोलता है कि इस बार तुम जीते और अब अगली बारी तुम्हारी है मुझे चैलेंज करने की। ऐसा कहकर किम ली से अलविदा लेकर चला जाता है और ली भी उस शॉप के अंदर से अपना लंच लेकर वहाँ से चला जाता है। हम देख पाते हैं कि सुजैन पर हैरी और वांग नजर रखे हुए थे और ये लोग ली और किम को एक साथ देख लेते हैं। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट का सीन आता है जहां पर सारे ऑफिसर्स इस केस को लेकर डिस्कस करती हैं। सबसे पहले वांग बताता है कि सुजैन जो कि हमारी सस्पेक्ट है वो 12 अप्रैल को अपने काम के पास सीधा मूवी देखने गई थी जो 9:30 बजे पर खत्म हुई थी। इस बात का सबूत है वो मूवी टिकट, और जैक का मर्डर 6 से 10 बजे के बीच हुआ था। और अगर हम देखें तो सिनेमा हॉल से वो तालाब जहां हमें जैक की बॉडी मिली थी, ये दोनों जगह लगभग 40 मिनट की दूरी पर है। तो मेरे हिसाब से सुजैन इस कत्ल को नहीं कर सकती। तभी सामने बैठा एक और पुलिस ऑफिसर कहता है कि जिसने भी विक्टिम का मर्डर किया है वो बहुत ही ताकतवर था, शायद कोई आदमी, और सुजैन एक वुमेन है और वो इतनी ताकतवर नहीं हो सकती। हमने पता लगाया कि विक्टिम का कत्ल होने से पहले उसकी लड़ाई एक बंदे से हुई थी जिसने विक्टिम से कर्जा लिया हुआ था, और जब हम उस आदमी को पकड़ने गए तो वो आदमी वहाँ से भाग गया, और हमारे हिसाब से वही आदमी फिलहाल इस केस का मेन सस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये सब हैरी नोट कर लेता है और तभी ऑफिसर मार्क हैरी को इस केस के सारे सस्पेक्ट पर अच्छे से जांच करने को कहती हैं। और अब हम देख पाते हैं कि हैरी सुजैन के घर जाकर एमी से भी 12 अप्रैल क्या हुआ था इसका बयान लेता है, और फिर सुजैन से भी वो उस रात कहाँ गई थी उस जगह पर मैप में निशान लगाने को कहता है, और फिर उन जगह जाकर सीसीटीवी फुटेज ले आता है, जिसके बाद वो उन्हें देखता है और इन फुटेजेस से ये कंफर्म हो जाता है कि वाकई 12 अप्रैल को सुजैन और उसकी बेटी एमी सच में उन जगहों पर गए थे। इसके बाद हैरी किम से मिलने जाता है। यहाँ पर किम गन प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी बीच हैरी किम से ली के बारे में पूछता है। हैरी कहता है कि उसने किम को ली के साथ सुजैन की शॉप के बाहर देखा था। तो किम कहता है क्या तुम मुझ पर और ली पर जासूसी कर रहे हो? तो हैरी बताता है कि विक्टिम को जिस तरह से मारा गया है उससे प्रूफ होता है कि उसे किसी आदमी ने मारा है, क्या पता ली ने सुजैन की हेल्प की हो। तो किम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ली एक बहुत ही सीधा इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो हैरी कहता है क्या तुम्हें वाकई पूरा यकीन है कि ली इनोसेंट है?
तो किम कहता है कि ली के लिए मैथ ही उसकी दुनिया है, उसे रिलेशनशिप और पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसे सुन हैरी वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब किम के दिमाग में हैरी ने जो बातें कही थी वो बैठ जाती हैं और वो इस बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हम अगले दिन किम और ली को एक साथ बैडमिंटन खेलता देख पाती हैं। गेम खेलने के बाद ये लोग अपने कपड़े चेंज करती हैं। यहाँ पर ली किम से कहता है कि तुम हमेशा की तरह हैंडसम और यंग लगते हो, तो किम कहता है कि वो बूढ़ा होता जा रहा है और पहले की तरह इंटेलिजेंट भी नहीं रहा। इसके बाद किम ली की घड़ी देखता है जिसके शीशे के अंदर धूल घुसी हुई थी। किम कहता है कि वो इसमें से धूल निकलवा कर उसे वापस कर देगा। ऐसा कहकर किम वो घड़ी अपने पास रख लेता है, जिसके बाद हम किम को उसकी लैब में देख पाते हैं। और फिर तभी किम हैरी को कॉल करके जैक की केस की फाइल मंगवाता है और रात भर इस केस पर स्टडी करता है। और तभी किम को ऐसा आभास होता है कि मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि ली ने ही किया है। वहीं पर हैरी भी बैठा होता है जो कि किम से कहता है कि मैंने आज तक कभी भी तुम्हें किसी केस को लेकर इतना डीपली स्टडी करता हुआ नहीं देखा, आखिर हुआ क्या है। किम बताता है कि उसने ली की जुबान से वो शब्द सुने जो उसने कभी भी नहीं सोचे थे। वो बताता है कि जब मैं और ली बैडमिंटन खेल रहे थे तब ली ने उससे कहा था कि वो पहले की तरह जवान दिखता है और वो भी ऐसा ही दिखना चाहता है। और सच्चाई तो ये है कि ली ने आज तक कभी भी अपने अपीयरेंस को लेकर ऐसा नहीं बोला। उसके लिए मैं थी पूरी दुनिया थी और इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। तो हैरी कहता है किसी भी इंसान को अपनी अपीयरेंस की तब तक चिंता नहीं होती जब तक कि वो किसी को इम्प्रेस या फिर प्यार नहीं करता। यानी कि ली सुजैन से प्यार करने लगा है, यानी कि ली ने ही जैक को मारा है। तो किम कहता है कि नहीं, जितना मैं ली को जानता हूँ वो कभी भी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। मर्डर किसी और ने किया है और बस ली ने बॉडी को ठिकाने लगाया है। तो हैरी कहता है ली तो बस एक मैथ टीचर है, उसने जरूर कोई ना कोई क्लूज छोड़े होंगे। तो किम कहता है नहीं, अगर सच में ली इस केस में इन्वॉल्व है और उसने सुजैन की मदद की है तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ली एक बहुत ही तेज दिमाग का इंसान है और वो इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। और अब हम सुजैन को देख पाते हैं जो इस केस के बारे में सोच रही थी और अब उस रात क्या हुआ था हमें ये पता चलता है। मूवी जाती है फ्लैशबैक में और हम देख पाते हैं कि जो इंसान उस दिन सुजैन को चुपके से देख रहा था और रात को उस टाइम डोर का बेल रिंग कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि जैक था। सुजैन को लगता है कि ये उसकी बेटी एमी है जो कि बस सुजैन से मजाक कर रही है, लेकिन जब सुजैन गेट खोलती है तो वो देखती है कि ये उसका एक्स हस्बैंड जैक है। सुजैन गेट बंद करने की कोशिश करती है पर जैक जबरदस्ती घुस जाता। ये सारी आवाज बगल वाले अपार्टमेंट में ली भी सुन पा रहा था। जैक सुजैन के घर में घुसकर कहता है कि मैं तुम्हें इतने दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। सुजैन कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। जैक कहता है कि वो बस अपनी बीबी से मिलने आया है और पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। तभी बाहर से एमी आ जाती है। एमी को सुजैन दूसरे रूम में बंद कर देती है। जैक कहता है कि एमी बहुत बड़ी हो गई है और कुछ सालों में वो प्रोस्टिट्यूट का भी काम कर सकती है। जैक बाहर से एमी को गेट खोलने को कहता है। जैक कहता है कि बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। ऐसा बोलकर जैक दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है और ये सारी आवाजें ली भी सुन पा रहा होता है। तभी सुजैन जैक को कुछ पैसे देती हुई कहती है कि लो और यहाँ से चले जाओ, जिसे देखकर जैक को सुजैन पर गुस्सा आ जाता है और वो सुजैन को थप्पड़ मारता है और उसका जबरदस्ती रेप करने की कोशिश करता है। पर तभी एमी उस रूम से निकलकर जैक के सिर पर अपनी एक ट्रॉफी से वार करती है, जिससे जैक नीचे गिर जाता है और तभी वो उठकर सुजैन को एमी से दूर फेंकता हुआ एमी को पीटने लगता है। सुजैन एमी को बचाने की कोशिश करती है पर जैक सुजैन को धक्का मारकर हटा देता है। सुजैन आसपास के सामानों को देखती है और आयरन को उठाकर उसकी तार से जैक के गले में डालकर उसे अपनी बेटी से दूर करती है। जब जैक उस वायर को हटाने की कोशिश कर रहा होता है तब एमी उसके हाथों पर बाइट करके उसे टेबल से बांधने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में इन्हें एहसास होता है कि जैक दम घुटने के कारण मर गया है। और ये देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं कि तभी फिर से बेल रिंग होती है। सुजैन जल्दी से जैक के ऊपर एक कपड़ा डालती है और अपनी हालत ठीक करते हुए गेट खोलती है। वो देखती है कि गेट पर ली होता है जो कि कहता है कि मैंने कुछ आवाज सुनी। सुजैन कहती है कि वो बस एक कॉकरोच था और अब सब ठीक है। ऐसा कहकर सुजैन गेट बंद करके अंदर चली जाती है।
अंदर जाकर वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी एमी सुजैन को रोकते हुए कहती है कि आप जेल चले जाओगे। तो सुजैन कहती है कि मैंने एक मर्डर कर दिया है और हमें इस बारे में पुलिस को बताना होगा। तो एमी कहती है कि मैंने भी आपकी इस मर्डर में मदद की है, हम दोनों ही एक साथ जेल जाएंगे। लेकिन फिर दोबारा बेल रिंग होती है और अब ली कहता है कि क्या आपने सोच लिया है कि आपको उस बॉडी का क्या करना है। ली कहता है कि मैं आपकी उस बॉडी को हटाने में मदद कर सकता हूँ। ऐसा कहकर ली अंदर जाता है और अपने ग्लव्स पहनकर बॉडी को देखने लगता है। सुजैन कहती है कि मैंने इसे मारा है, पर बॉडी को देखकर ली बताता है कि इसे किसी एक इंसान ने नहीं मारा है बल्कि दो ने मारा है, क्योंकि एक इंसान एक साथ विक्टिम के हाथ नहीं पकड़ सकता और ना ही उसी टाइम से वायर से गला दबाकर उसे मार सकता है। साथ ही में एमी के दांतों की निशान भी विक्टिम की बॉडी में है और पुलिस वाले डीएनए रिपोर्ट से मर्डरर का पता लगा लेंगे, हम इस बॉडी को नहीं छिपा सकते। ऐसा कहकर ली सुजैन और एमी की तरफ एक पल के लिए देखता है और कहता है कि ये आदमी कौन था, इसके बारे में पूरी जानकारी मुझे बता दो, साथ ही में इस पूरी जगह को अच्छे से साफ कर देना और मैं आपको एक नया नंबर देता हूँ, उससे मुझे कॉल करना नीचे लगे हुए टेलीफोन बूथ पर। आगे ली कहता है कि अब हमें कुछ सबूत चाहिए होंगे कि आप इस टाइम यहाँ नहीं थे। तो सुजैन कहती है कि इसका कोई सबूत नहीं है। तो ली कहता है कि अगर सबूत नहीं है तो हमें नए सबूत बनाने होंगे। और अब फिर से कहानी आती है प्रेजेंट में। यहाँ पर ली सुजैन को कॉल करके पुलिस वालों के बारे में पूछता है। सुजैन कहती है कि उसे लग रहा है कि पुलिस वालों को भनक लग गई है कि मर्डर मैंने ही किया है। ऐसा कहकर सुजैन रोने लगती है। ली कहता है कि तुम चिंता मत करो, उन्हें कोई सबूत नहीं मिलेंगे और फिर पुलिस वाले नया सस्पेक्ट ढूंढेंगे। तो ये सुनकर सुजैन मान जाती है और ली भी फोन रख देता है और कुछ सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। और अब हम अगले दिन किम, वांग और हैरी को जिस ब्रिज के पास क्राइम हुआ था वहाँ पर देख पाते हैं। इधर किम कहता है कि मुझे सब कुछ दोबारा से बताओ इस केस के बारे में। हैरी कहता है कि 12 अप्रैल की सुबह जैक यानी विक्टिम ने एक साइकिल रेंट पर ली और फिर रात को वो उसी साइकिल को लेकर यहाँ आया। यहाँ पर वो किलर से मिला। शायद किलर और विक्टिम एक दूसरे को जानते थे। फिर किलर ने विक्टिम को किसी रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। विक्टिम के मर जाने के बाद उसने उसका फेस पूरी तरह से हथौड़े से बर्बाद कर दिया और उसके फिंगर भी जला दिए ताकि फिंगरप्रिंट के निशान ना मिले। तो किम कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो साइकिल जैक ने ही ली थी। तो किम कहता है क्योंकि साइकिल पर जैक के फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। यहाँ तक कि क्रिमिनल ने विक्टिम के कपड़े जलाने की कोशिश भी की थी, पर वो कपड़े पूरी तरह से नहीं जला पाया। शायद क्रिमिनल जल्दी में था। तो किम कहता है कि कपड़ों को जलाने में बस थोड़ा सा ही टाइम लगता है। क्रिमिनल के पास इतना टाइम था कि उसने पूरी बॉडी को तो तबाह कर दिया, पर उसके पास इतना टाइम नहीं बचा कि वो साइकिल और कपड़ों को ठिकाने नहीं लगा पाया। तो हैरी कहता है शायद क्रिमिनल साइकिल को ठिकाने लगाना भूल गया होगा, लेकिन किम कहता है कि क्रिमिनल ने इसी जगह पर बॉडी ठिकाने क्यों लगाई, यहाँ पर तो कोई भी इंसान इजीली बॉडी को ढूंढ सकता था। तो वांग कहता है शायद क्रिमिनल यही चाहता था कि हम बॉडी को आसानी से ढूंढ ले और ये सब एक सोची समझी साजिश है। पर किम कहता है कि हम ऐसा तब तक नहीं कह सकते जब तक कि हमें कोई ठोस सबूत ना मिल जाए। ऐसा कहकर किम वहाँ से चला जाता है। और अब सीन आता है एक ग्रोसरी स्टोर की तरफ, जहाँ पर सुजैन और एमी कुछ सामान लेने आए होती हैं कि तभी उन्हें ली दिखता है। ली को देखकर एमी घबरा जाती है, लेकिन सुजैन कहती है कि डरो मत, ये बस हमारे नेबर हैं। फिर जब ली फ्रूट्स खरीद रहा होता है तो सुजैन उसके पास जाकर कहती है कि आपने हमारी हेल्प क्यों की। तो ली इस बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जब ली सुबह सुबह सुजैन की शॉप में जाता है तो सुजैन ने ली का पहले से ही रेगुलर ऑर्डर रेडी करके रखा हुआ था। ली अपना ऑर्डर लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर ली जब लंच टाइम में अपना लंच निकालता है तो उसे उसमें लेटर मिलता है जो सुजैन ने लिखा था। उसमें लिखा था कि हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। इसे देख ली को बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर रात के समय जब ली कचरा डालने नीचे जाता है तो वहाँ पर एमी भी आ जाती है, जो पहले तो जाने लगती है लेकिन फिर वापस आ जाती है। एमी बताती है कि उसे बहुत डर लग रहा है, तो ली उसे कंफर्टेबल फील कराता है। जिसके बाद एमी कहती है कि अगर आपको मेरे ओबे बजाने से परेशानी होती है तो आप मुझे दीवार पर नॉक करके बता देना।
तो ली पूछता है कि तुम्हें क्या मोर्स कोड आता है। एमी बताती है कि वो इंटरनेट से सीख जाएगी। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ली और एमी के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है और ली मोर्स कोड की हेल्प से एमी की तारीफ भी करता है। वहीं पुलिस वाले भी इस केस की छानबीन करने लगती हैं। फिर एक दिन हम देख पाते हैं कि सुजैन से मिलने मिस्टर चाओ उसकी शॉप में आते हैं। मिस्टर चाओ जिस कसिनो में सुजैन पहले काम करती थी वहाँ के रेगुलर कस्टमर थे। खैर अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाती हैं। मिस्टर चाओ सुजैन से एमी के बारे में पूछता है तो सुजैन बताती है कि अब वो 18 की होने वाली है। फिर सुजैन पूछती है कि आप अपने बारे में बताइए। मिस्टर चाओ बताते हैं कि उसकी वाइफ को मरे पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन मैं उसे मिस नहीं करता क्योंकि उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर रखी थी। इतना कहने के बाद ये लोग खाना खाने लगती हैं और सुजैन देखती है कि बारिश होना शुरू हो गई है। अब खाना खाने के बाद मिस्टर चाओ सुजैन को उसके घर छोड़ने जाती हैं और इन दोनों को एक साथ ली देख लेता है और ये देख ली गुस्से से अंदर चला जाता है और ली को जाता देख सुजैन भी देख लेती है। हम देख पाते हैं कि ये सब चुपके से हैरी और वांग भी देख रहे थे। ली घर के अंदर जाकर बहुत मायूस हो जाता है और अपने टेबल पर बैठ जाता है। वहीं सुजैन भी इस बारे में सोचने लगती है और अगले दिन फिर सुजैन एक दुकान में जाकर ली के लिए एक गिफ्ट लेती है। और अब हम नेक्स्ट डे देख पाते हैं कि जब ली अपने स्कूल से बाहर निकलता है तभी वो देखता है कि बाहर किम उसका वेट कर रहा था। किम ली को खाने के लिए इनवाइट करता है और अब ये दोनों सुजैन की शॉप में जाती हैं। यहाँ सुजैन ली को देखते ही अपना लाया गया तोहफा निकालने लगती है, लेकिन तभी चुपके से ली कहता है कि आज वो अपने दोस्त के साथ आया है। इसे सुन सुजैन वो तोहफा वापस छिपा देती है। ली और किम अपना खाना ऑर्डर करते हैं। इसी बीच किम को कॉल आ जाता है और वो थोड़ा दूर चला जाता है। यहाँ जब ली अपना ऑर्डर का इंतजार कर रहा होता है तभी वहाँ पर मिस्टर चाओ आ जाती हैं, जो कि ली के सामने सुजैन को रात को डिनर के लिए इनवाइट करती हैं, लेकिन सुजैन मना कर देती है और कहती है कि आज वो बहुत बिजी है। तो चाओ कहता है कोई बात नहीं, आज वो इधर ही अपना डिनर करेगा। इन सब बातों को सुनकर ली बहुत जेलस फील करता है और ये सब किम भी देख लेता है। इसके बाद ये दोनों अपना लंच लेकर सुजैन की शॉप से बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पर किम कहता है कि मेरा ऑफिस पास ही में है, चलो आज हम उधर लंच करती हैं। तो ली किम के साथ चला जाता है और अब हम कुछ देर बाद का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर लंच करने के बाद ली पूछता है कि आज तुम सुजैन की शॉप में गए थे, क्या ये भी तुम्हारे केस का हिस्सा है? तो किम कहता है हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि सुजैन ने मर्डर किया होगा। तो ली कहता है कि हम किसी को देखकर ये बता नहीं सकते कि कौन क्या कर सकता है। तो ये सुनकर किम कहता है कि मैंने तुम्हारे वॉच पर लगे धूल की जांच कराई और रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी घड़ी की धूल जहां मर्डर हुआ था वहां की धूल से मेल खा गई। तो ली कहता है कि वो वहां वॉक के लिए कुछ दिन पहले गया था। किम कहता है कि इत्तेफाक की बात तो ये है कि जिस दिन मर्डर हुआ था वहां की मिट्टी में कुछ अजीब से पार्टिकल्स थे और मुझे तुम्हारी वॉच में वो पार्टिकल्स मिले हैं। तो ली कहता है कि वो वहाँ पर कुछ दिन पहले गलती से गिर गया था, शायद तब भी वो पार्टिकल्स वहाँ होंगे। तो किम ये सुनकर कहता है कि तुम क्राइम सीन के आसपास से मत गुजरो, क्योंकि ये मत भूलो कि मर्डरर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और फिर ये सीन इधर ही कट हो जाता है। तो दोस्तों, इस मूवी को एक वीडियो में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने इस मूवी को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। इसलिए आपको जो आइकन सामने दिख रहा है उसमें क्लिक करें और उस वीडियो को देखें। इस मूवी का सेकंड पार्ट फर्स्ट के मुकाबले काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए उसे जरूर देखें।